हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर पढ़ेंगे और इसमें आज जो टॉपिक है या बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन हम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के अध्याय का करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माधारता की इकाई होती है। तो ऊष्माधारता की जो इकाई होगी तो उसके लिए ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैलोरी प्रति डिग्री प्रति ग्राम मोल। सेकंड ऑप्शन है कैलोरी प्रति डिग्री और तीसरा ऑप्शन है कैलोरी प्रति मोल। फोर्थ ऑप्शन है मोल प्रति कैलोरी। तो यहाँ पर ऊष्माधारता किसमें नापी जाती है या उसकी जो इकाई होती है कौन सी होती है? तो यहाँ पर ऊष्माधारता की जो इकाई होती है वो हमारे कैलोरी प्रति डिग्री प्रति ग्राम मोल होती है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आए कैलोरी के लिए Cl प्रति डिग्री प्रति ग्राम मोल। तो कैलोरी पर डिग्री प्रति ग्राम मोल, इस तरह भी हम इसको अगर लिखा हो तो इस तरह भी ये सही होगा। और हिंदी में कैलोरी पर डिग्री प्रति ग्राम मोल इस तरह लिखा हुआ। तो हमारा ऊष्माधारता की जो इकाई होती है वो कैलोरी पर डिग्री प्रति ग्राम मोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cp तथा Cv में संबंध होता है। तो Cp तथा Cv में जो संबंध होगा थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के केस में, तो ऑप्शन नंबर 1 है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ऑप्शन सेकंड है Cp माइनस Cv बराबर RT। ऑप्शन 3 है Cp इक्वल टू Cv प्लस R। ऑप्शन 4 है Cp माइनस Cv इक्वल टू T। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम या Cp तथा Cv में जो संबंध होता है और R क्या है यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R जो हमारा संबंध होता है इसमें वो ऑप्शन 1 सही है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो यहाँ पर Cp तथा Cv में संबंध यही दर्शाता है कि आपका Cp एंड Cv इक्वल टू R। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 Cp माइनस Cv इक्वल टू R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी अपक्रिया की ऊष्मा निर्भर करती है। तो कोई जो अपक्रिया होती है उसकी ऊष्मा किस पर निर्भर करेगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 अपक्रिया के ताप पर। ऑप्शन बी या नंबर 2 अपक्रिया तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था पर। ऑप्शन 3 अभिकारकों से उत्पादों के बनने के ढंग पर। ऑप्शन 4 अपक्रिया स्थित दाब या ताप पर की गई है। तो यहाँ पर हम सटीक जो आंसर है उसको हम यहाँ पर चूज करेंगे कि किसी अपक्रिया की ऊष्मा निर्भर करती है तो किस पर करेगी। तो सबसे पहले अपक्रिया में क्या क्या होता है, अपक्रिया और वो अपकारक एंड उत्पाद होते हैं। कि इस तरह अगर यहाँ पर कोई रिएक्शन ले लें कि जैसे कि H प्लस Cl एरो और यहाँ पर HCl लिख दिया, तो यहाँ पर जो H प्लस Cl लिखे हुए हैं ये क्या हैं, अपक्रिया की
अपकारक हैं और ये क्या है, ये प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर अपक्रिया तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था पर ये निर्भर करता है। तो कहने वाला ये है कि जो अपक्रिया होगी उसकी फिजिकल स्टेज क्या है उत्पाद की, उस पर ये निर्भर करेगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा नंबर 2 सही हो जाएगा। और अपक्रिया तथा ऊष्मा की भौतिक अवस्था पर भी ऊष्मा जो अपक्रिया निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम आधारित है। तो हेस जो हैं उनकी स्थिर मतलब फिक्स ऊष्मा संकलन का नियम किस पर आधारित है? E बराबर mc², जो कि आइंस्टीन का नियम है। ऑप्शन सेकंड, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ऑप्शन 3 है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर इनमें सटीक है, सही है और जो हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम पर आधारित हो। तो हेस का जो नियम होता है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ गलकर पानी में परिवर्तित होती है तब एंट्रोपी अथवा जब एक ठोस द्रव में बदलता है तो एंट्रोपी। तो कहने वाली ये है कि जब बर्फ गलकर पानी में परिवर्तित होती है तब एंट्रोपी क्या होगी, और जब एक ठोस द्रव में बदलता है तो एंट्रोपी क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बर्फ कैसी होती है, ठोस होती है। तो बर्फ गलकर पानी में परिवर्तित होती है तब भी एंट्रोपी आपकी शून्य होगी, और जब एक ठोस द्रव में बदलता है तब भी एंट्रोपी शून्य होती है। कहने वाला ये हुआ कि जो एंट्रोपी है वो यहाँ पर शून्य होगी, और यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा वो नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सी ग्रेफाइट से सी हीरा के परिवर्तन में डेल्टा एस है। तो कहने वाला ये है कि कार्बन का सबसे मुलायम रूप, सबसे सॉफ्ट रूप क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और कार्बन का सबसे कठोर जो रूप होता है वो क्या होता है, हीरा होता है या डायमंड होता है। तो कार्बन की सबसे जो मुलायम होती है वो पेंसिल की जो नहीं होती है वो होता है, और कार्बन का सबसे कठोर भाग होता है वो डायमंड होता है। तो कार्बन या ग्रेफाइट को जब हीरे में परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर डेल्टा एस का मान कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है, जिससे कि ये कार्बन ग्रेफाइट से हीरा के रूप में बढ़ जाता है। और जो एंट्रोपी होगी डेल्टा एस, जो डेल्टा एस होगी किस में होगी, माइनस में। तो इसे माइनस डेल्टा एस लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मेथेन और एथेन की एंथैल्पी क्रमशः 320 और 360 कैलोरी है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बंध की बंध ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 40 कैलोरी, ऑप्शन सेकंड 60 कैलोरी, ऑप्शन थर्ड 80 कैलोरी और ऑप्शन 4 -120 कैलोरी। तो यहाँ पर
यदि मेथेन और एथेन की जो एंथैल्पी होती है वो 320 और 360 कैलोरी होती है, तो यहाँ पर मेथेन और एथेन इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है। मतलब मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी एंथैल्पी 320 हुई। और एथेन का यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एथेन का अगर देखें तो एथेन क्या होता है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो कहने वाली ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसके बीच की जो कैलोरी होती है 360 होती है। तो यहाँ पर कहने वाली ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बंद की बंद ऊर्जा जो होगी वो कितनी होती है, यहाँ पर 40 कैलोरी होगी। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा वो 40 कैलोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेस का नियम संबंधित है। तो हेस का जो नियम है वो संबंधित किससे होगा? अपक्रिया की ऊष्मा में परिवर्तन, अपक्रिया का वेग, साम्य स्थिरांक, गैस के आयतन पर दाब का प्रभाव। तो हेस का जो नियम संबंधित है वो अपक्रिया की ऊष्मा पर निर्भर करता है कि अपक्रिया की ऊष्मा कितनी है। अपक्रिया की ऊष्मा बढ़ा देने पर अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है और ये और फास्ट होने लगती है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन की संभवन ऊष्मा ज्ञात करो। तो बेंजीन क्या होती है? बेंजीन जो होती है आपकी उसकी संरचना कुछ इस टाइप की होती है। तो बेंजीन की जो संभवन ऊष्मा होती है उसमें दिया हुआ C+O2 एरो CO2 प्लस 97 कैलोरी, H2 प्लस 1/2 O2 एरो H2O प्लस 68 कैलोरी। बेंजीन की जो दहन ऊष्मा होती है वो 783.4 कैलोरी होती है। तो यहाँ पर जो बेंजीन की संभवन ऊष्मा होगी वो कितनी होती है? तो आइए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 प्लस 2.6 कैलोरी, ऑप्शन सेकंड माइनस 2.6 कैलोरी, और ऑप्शन थर्ड माइनस 2.5 कैलोरी, ऑप्शन 4 प्लस 2.8 कैलोरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेंजीन की जो संभवन ऊष्मा होगी वो प्लस 2.6 कैलोरी होती है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो बेंजीन की संभवन ऊष्मा होगी वो प्लस 2.6 कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा होती है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो उदासीनीकरण ऊष्मा होगी वो क्या होगी यहाँ पर? क्योंकि प्रबल अम्ल मतलब कि एकदम शक्तिशाली अम्ल हो और शक्तिशाली क्षार हो और वो दोनों कैसे हो? न्यूट्रलाइजेशन ऊष्मा उनकी क्या होगी? तो उनकी जो न्यूट्रलाइजेशन उस हीट होगी वो होगी यहाँ पर 13.7 किलो कैलोरी होगी, या फिर लेस देन 13.7 किलो कैलोरी होगी, फिर या फिर ग्रेटर देन 13.7 किलो कैलोरी होगी, या
0.00 किलो कैलोरी होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की जो उदासीन ऊष्मा होगी वो 13.7 किलो कैलोरी होगी, या 13.7 किलो कैलोरी से कम होगी, या 13.7 किलो कैलोरी से अधिक होगी, या फिर 0 किलो कैलोरी होगी। तो यहाँ पर जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं, कहने के लिए है कि जो प्रबल हमारे प्रबल अम्ल और प्रबल जो क्षार हैं उनकी जो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी होती है वो 13.7 किलो कैलोरी होती है। तो मेरी समझ से आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और इस तरह के ये क्वेश्चन जो हैं उनको बहुत ही भली भांति से समझें और इनको याद करें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम पर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।